हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा बीपीएससी मैकेनिकल के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गया है। लेक्चर नंबर 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको रिलेटेड है थर्मोडायनेमिक्स से। ये बेसिकली मैकेनिकल से जितना भी एग्जाम आता है, दैट मीन्स क्या है, स्टेट एई जेई प्लस एसएससी जेई या पीएसयू का अगर एग्जाम आता है तो आपको ये वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस चैनल पे जनरल इंजीनियरिंग का भी मैं पेपर लेकर आऊंगा। जनरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्या है ना, टाइम बाय टाइम। तो सबसे पहले स्टार्ट मैं कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। तो विदाउट टाइम को डिले किए हुए मैं क्या है स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन पे चलता हूं। पहला नंबर जो है हमारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय। कहने का मतलब बोल रहा है कि एनर्जी क्या होगा हमारा कांस्टेंट, किस हमारा लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होता है हमारा कांस्टेंट, उसका बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका हमारा आंसर हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या ये सब लॉ है, ये क्या क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम पहले बात करते हैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं ये आखिर क्या होता है। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बात करता है कि अगर ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। मान लीजिए तीन तरीके का क्या है बॉडी है, और मान लीजिए कि ए जो बॉडी है वो बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि ए जब बी के साथ हमारा थर्मली इक्विलिब्रियम है और बी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम है, तो वी कैन से दैट मींस क्या हुआ कि अगर टी ए इक्वल टू अगर टीबी है और टीबी इक्वल टू कितना है हमारा टीसी है, देन फ्रॉम द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से दैट टी ए इज इक्वल टू टी सी। ओके, तो जो हमारा टेम्परेचर ए का जो हमारा होगा, टेम्परेचर ए जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा बॉडी ए का, वो टेम्परेचर सी बॉडी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये लॉ किससे रिलेटेड है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा में हमारा क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है ना थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि किसी साइकिल में अगर नेट हीट इंटरेक्शन जो है वो हमारा इक्वल होता है, किसी साइकिल में नेट वर्क इंटरेक्शन के हमारा क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि उस साइकिल में जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा वो हमारा वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम क्या है ना फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 1 ले लेते हैं और इसको क्या मान लीजिए 2 ले लेते हैं। 1 से 2 जाने का पाथ मान लीजिए इसको ए ले लेते हैं, और 2 से लेकर 1 जाने का पाथ इसको हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से दैट नेट हीट इंटरेक्शन, दैट मींस क्या हुआ कि डेल क्यू नेट हीट डेल क्यू ऑन द पाथ 1a2 प्लस डेल क्यू ऑन द पाथ 2b1 must be equal to net work on the path 1a2 plus net work on the path 2b1। दैट मीन्स क्या हुआ कि हीट इंटरेक्शन 1a2 से जो होगा अब प्लस 2b1 से, मतलब एक टोटल कंप्लीट अगर हम बात करते हैं तो 1a2 और प्लस 2b1, कहने का मतलब है ये हमारा क्या हुआ थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गया। तो 1a2 और प्लस 2b1 जो नेट हीट इंटरेक्शन जो है वो 1a2 और प्लस कितना हो जाएगा 2b1 के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरनल एनर्जी। दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिलेटेड है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब, ये आप जान रहे हैं। दैट मींस का एनर्जी क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा किसी सिस्टम का। तो वही हमारा इस क्वेश्चन में था, जिसका आपका ऑप्शन नंबर क्या है ना बी होगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो आपके लिए हम क्या है ना यहाँ पे बात कर रहे हैं इससे हमारा क्या हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, 2 स्टेटमेंट आए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा प्लैंक्स स्टेटमेंट, ये हमारा प्लैंक्स स्टेटमेंट, और सेकंड जो हमारा आया था क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए याद रखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए प्लैंक्स स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम क्या है थोड़ा क्या है जानकारी ले लेते हैं। देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है ना कि हमारा हीट का क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा बोलता है कि हमेशा जो हीट का जो फ्लो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा हायर टेम्परेचर बॉडी से क्या होगा कोल्डर
कूलर टेम्परेचर बॉडी के तरफ ही होगा। दैट मीन्स क्या होगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट में ये बताता है कि टेम्परेचर हमेशा हायर टेम्परेचर से हमारा क्या होगा, कूलर टेम्परेचर के पास ही क्या है हमारा हीट का फ्लो होगा। कूलर टेम्परेचर अगर टीसी से अगर मान लीजिए टीएच, अगर मान लीजिए कि कोल्डर से अगर हायर के पास अगर भेजना है तो आपको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एजेंट लगाना पड़ेगा और उसी एक्स्ट्रा एजेंट को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। याद रखिएगा, उसी एक्स्ट्रा एजेंट को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन। प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्लैंक्स स्टेटमेंट बोलता है कि दुनिया में कोई भी हम इंजन नहीं बना सकते हैं जो कि 100% क्या है ना हमारा इफिशियंट हो। 100% इफिशियंट दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका क्या है ना बाइक है, ठीक है, ये बाइक में क्या है ना आप मान लीजिए 1 लीटर क्या है ना आप मान लीजिए पेट्रोल यहाँ पे क्या है ना फिल करवाते हैं, तो 1 लीटर पेट्रोल में मान लीजिए 45 का ये माइलेज देता है। तो 45 ये आपको एग्जैक्ट 45 नहीं देगा, 45 से कम थोड़ा सा जरूर देगा, क्योंकि हीट लॉस में बहुत सारे फ्रिक्शन में ये हमारा क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, खत्म होगा। यानी कहने का मतलब लॉस तो हो रहा है ना। तो प्लैंक्स स्टेटमेंट वही बोलता है कि दुनिया में कोई भी इंजन हम नहीं बना सकते हैं जो कि हमारा 100% क्या होगा, हमारा आउटपुट देता है, जो कि 100% क्या है ना इफिशियंट होता है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक ब्रीफ जानकारी हम आपके सामने क्या है ना किए हैं। बाकी हम और विस्तृत हम जानकारी करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्या है, इसके बारे में क्या है हम बात करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम जो है अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। इसको हम देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एट जीरो। देखिए इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट जीरो। याद रखिएगा, बोल रहा है कि जब टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि एब्सोल्यूट अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है, तो इस समय क्या होगा कि जो हमारा इंट्रोपी जो होगा, इंट्रोपी बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बोलता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेटेड है आपको एब्सोल्यूट जीरो, यानी कहेंगे क्वेश्चन में आपको आएगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे किससे रिलेटेड है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से रिलेटेड है। याद रखिएगा, तो हमारा जो फर्स्ट का जो हमारा आंसर जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि क्या है आपका इसका आंसर है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन का हम बात करते हैं कि सीरीज ऑफ ऑपरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज। देखिए इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम ध्यान से क्या ना थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 2 तक गया और 2 से लेकर फिर क्या है ना मान लीजिए कि कितना 1 में आ गया, तो अगर इस तरीके का अगर साइकिल हो रहा है, 1 से 2 गया, 2 से फिर आया, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसको हम थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब देखिए ऑप्शन में एक है रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर क्या है ना 2 जा रहा है, तो एक तरफ ये गया 1 से 2 और 2 से लेकर 1 फिर सेम पाथ पे ही अगर वापस आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स और रिवर्सिबल में यही आपको डिफरेंस था। तो इसका जो आंसर जो होगा दूसरा नंबर का, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। इस तरीके से हम क्या है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम आपको क्या है ना बताएंगे। पहला नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम व्हिच वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। दैट मींस क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से एक सिस्टम है, इसमें मान लीजिए बहुत छोटा छोटा क्या है ना मान लीजिए पार्टिकल है, तो ये बोलता है कि अगर टोटल अगर मान लीजिए सिस्टम का अगर हम वैल्यू बात करते हैं, तो टोटल सिस्टम का जो हमारा वैल्यू, टोटल सिस्टम वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होता है। सम ऑफ क्या है ना इंडिविजुअल के बराबर। ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा टोटल सिस्टम का जो वैल्यू जो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव ये सब क्या होता है, इसके बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए इन से आप यहाँ याद रखिएगा इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो कि क्या करते हैं, मास पे वो हमारा डिपेंड नहीं करते हैं। इन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं टेम्परेचर हो गया, और ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो भी ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सब हमारा क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं।
सभी हमारा क्या होता है इंटेंसिव। जैसे हमारा क्या हुआ, अगर मान लीजिए बात करते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी, अगर मान लीजिए स्पेसिफिक इंथैल्पी, उसके बाद मान लीजिए बात करते हैं स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो ये सब जो हमारा बात हो रहा है वो सब हमारा क्या हो इंटेंसिव के कैटेगरी में हमारा जाएंगे, याद रखिएगा आप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है डेंसिटी, तो डेंसिटी एक हमारा क्या है इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो याद रखिएगा डेंसिटी हमारा क्या होता है इंटेंसिव। देखिए डेंसिटी तो हमारा क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 kg अगर मान लीजिए वाटर अगर है या 2 kg वाटर है, तो इसका भी हमारा डेंसिटी जो होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब ही होगा, और अगर 2 kg है तो इसका भी हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब ही होगा। दैट मीन्स मास पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए डेंसिटी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में यहाँ पे हम रखते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव जस्ट क्या होता है इसका अपोजिट हो जाता है। एक्सटेंसिव जो होता है वो जस्ट क्या होता है हमारा अपोजिट होता है। एक्सटेंसिव में क्या हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा क्या वॉल्यूम हो गया, उसके बाद क्या ना इंथैल्पी हो गया, यहाँ पे इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, ये सब हमारा क्या होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में होगा। तो ये सब जैसे वॉल्यूम हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल जो होंगे वो सब का जो वॉल्यूम मिलाएंगे ना वो सिस्टम के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मतलब इंटेंसिव एक्सटेंसिव सब मिला दीजिए, ये सब हमारा क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के ही अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सिस्टम के बारे में। ये देखिए कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ क्या ना सिस्टम, कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ओपन सिस्टम, ये हमारा क्या है पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप देखिए, तो देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वैसा सिस्टम दैट सिस्टम विच क्या ना अलाउ, मान कहने का मतलब है कि जहाँ पे मास और क्या है ना एनर्जी, यहाँ पे दो चीज हम लेते हैं, मास और एनर्जी दोनों हमारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मास और एनर्जी का अगर मान लीजिए एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं ओपन सिस्टम बोल देते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड, अगर मान लीजिए क्लोज सिस्टम का अगर हम बात करते हैं, क्लोज सिस्टम का बात करते हैं, तो क्लोज सिस्टम वैसे सिस्टम का बोलते हैं कि जहां पे एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और थर्ड नंबर होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो हमारा ना मास का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ना एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा एक चीज को कि जो थर्मस जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम हमारा नहीं है, वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए पार्टिकुलर समय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम बन सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें अगर ठंडा पानी अगर डाल दीजिए या गर्म पानी डाल दीजिए तो पूरा जिंदगी भर वो गर्म ही रहेगा या पूरा जिंदगी भर ठंडा ही, ऐसा नहीं होता है। वो एक पार्टिकुलर क्या है ना टाइम के लिए पार्टिकुलर समय के लिए उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं। अगर यूनिवर्स को बात करते हैं तो एग्जांपल इसका क्या होगा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो है एक तरीके से हमारा क्या है आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये आपको ओपन सिस्टम और ये हमारा क्लोज सिस्टम और ये हमारा क्या हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ओपन सिस्टम इज अ स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास टेक्स प्लेस। हमको ज्यादा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेकंड का ये आपको क्या है ओपन सिस्टम का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का, देखिए इसमें वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं जो कि अच्छा है, कोई वहां पे फालतू क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट हम नहीं किए हैं, जो कि मतलब आसान तो देखिए हर कोई बनाता है, थोड़ा सा क्या है आप क्या है थोड़ा सा पढ़िए जो कि क्या है आपके लिए एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, जो ज्यादा टाइम तक क्या है ना आपको ये दिमाग में रह सके। अब यहाँ पे बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप करने का मतलब है दो मेटल का, अगर मान लीजिए इस तरीके का अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं, इस तरीके का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है ना ब्रास है और ये हमारा कॉम्बिनेशन है कितना है माइल्ड स्टील का, तो ये हमारे एक तरीके से क्या देख रहे हैं बाई मेटेलिक हो गया कि नहीं, कहने का मतलब है कि दो तरीके माइल्ड स्टील हो गया एक हमारा ब्रास हो गया। तो बोल रहा है कि डिफरेंट मटेरियल बेंड ड्यूरिंग राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही मान लीजिए कि इसमें क्या करते हैं अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक क्या हो जाता है बेंड होता है। तो हम आपको बताएं कि जो हमारा अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण एक क्या होता है थोड़ा सा हमारा क्या होना एक्सपेंड भी क्या ना करेगा, वो कितना एक्सपेंड करता है वो याद रखिएगा एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी क्या करता है एक्सपेंड करता है। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आपके सामने स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम क्या है इसको थर्मल स्ट्रेस का एक टॉपिक है,
थर्मल स्ट्रेस के कैटेगरी में आता है, इसके बारे में हम भरपूर डिस्कस वहां पे करेंगे। तो ये जो हमारा कितना, ये हमारा लेंथ चेंज होगा एल अल्फा डेल्टा टी, जहाँ एल क्या हुआ ओरिजिनल लेंथ, अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ जो है एक तरीके से लिनियर हमारा एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर जो होगा डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो बाइमेटेलिक में जो हमारा टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो बेंडिंग जो होता है वो डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के कारण ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा क्या है ना आपको रिलेटेड है, आपको यहाँ न्यूमेरिकल भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा जो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्या बीपीएससी ए मैकेनिकल में न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल वहां पे मिलेगा। अब यहाँ गेज प्रेशर का बात कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एज 200 किलो पास्कल एंड 220 किलो पास्कल। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा गेज प्रेशर दिया हुआ है यानी पीजी हमारा ये दिया हुआ है किस स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए ये हमारा क्या है 200 किलो पास्कल ये हमारा दिया हुआ है। और गेज प्रेशर अगर हम 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 220 किलो पास्कल ये हमारे पास क्या है ना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 100 किलो पास्कल यहाँ पे दिया हुआ है। एंड कहना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 300 केल्विन ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो गया कि 27 में क्या करेंगे 273 हम ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन, यही हमारा टेम्परेचर गिवन है। उसके बाद क्या, हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर एयर आफ्टर ट्रिप, कहने का मतलब है कि ट्रिप के बाद कितना टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा, वही चीज के बारे में हमको बताना है। दूसरा चीज क्या है, इसमें 2 ही ऑप्शन है, थर्ड आपको 47 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन आप यहाँ पे लिख लीजिए नन ऑफ द एबव। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है ना हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे प्रेशर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए, प्रेशर का कॉन्सेप्ट जैसे मान लीजिए कि ए हमारा क्या हुआ, मान लीजिए पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए हमारा क्या हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा गेज प्रेशर होता है, और नीचे में जाते हैं तो हमारा क्या होता है वैक्यूम प्रेशर। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमको क्या है ना गेज प्रेशर अगर निकालना है तो पी एब्सोल्यूट ऊपर में क्या हो जाएगा पी एब्सोल्यूट माइनस क्या करेंगे पी एटमॉस्फेरिक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि गेज प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से अगर एब्सोल्यूट अगर आप निकालिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी गेज प्लस कितना हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी क्या है कभी कभी क्या क्वेश्चन में आपको दे देगा फार्मूला ही। अगर वैक्यूम के लिए हम आपको बता देते हैं कि पी अगर वैक्यूम अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे निकालेंगे पी एटमॉस्फेरिक माइनस क्या करेंगे पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट ये हमारा क्या हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम एब्सोल्यूट बात करेंगे, तो P1 अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो गेज प्रेशर 200, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 प्लस कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 300 किलो पास्कल, ये हमारा P1 आ जाएगा। अगर हम P2 के एब्सोल्यूट का बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 220 और प्लस कितना हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब 320 किलो पास्कल ये हमारा क्या हुआ P2 का वैल्यू है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि T1 यानी कहने का मतलब टेम्परेचर जो है पहले का 300 है, तो आपको T2 आपको क्या है निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करें, ये बात हो रहा है टायर का, तो टायर में जो भी एयर होगा यानी कहने का मतलब टायर का क्या होगा वॉल्यूम तो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, बाकी प्रेशर और टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम जैसे देखिए P1 बाई कितना हो जाएगा T1 इक्वल टू क्या होता है हमारा P2 V2 बाई कितना होता है हमारा P2 होता है। तो यहाँ से देखिए V1 और क्या है ना V2 ये हमारा कांस्टेंट है खत्म हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T2। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना आपको सॉल्व कर रहे हैं, तो P1 का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा देखिए कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए कितना है T1 का वैल्यू कितना है 300, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि P2 का वैल्यू कितना है हमारा 320 और T2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपको निकालना है। 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 320, यहाँ पे डिग्री इस क्वेश्चन में क्या हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर जो T2 का जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 320, ये हमारा क्या है ना केल्विन में आएगा। तो 320 केल्विन में है, लेकिन ये टेम्परेचर हमको क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है नन ऑफ द एबव।
चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि 320 केल्विन अगर T2 आ रहा है तो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो जाएगा, 320 को 273 से हम माइनस कर दीजिए तो 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7, 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा 4, यानी 47 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन क्या है ना, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज, यानी किसका बात कर रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल का बात कर रहा है। ठीक है, ये बात किसका कर रहा है, रिवर्सिबल साइकिल का यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 नंबर प्रोसेस है, ये हमारा मान लीजिए 2 नंबर प्रोसेस है। अगर मान लीजिए 1 से लेकर ये हमारा 2 जा रहा है, ठीक है, और सेम पाथ पे क्या है ना, अगर वापस 2 से 1 आ जा रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ। तो देखिए रिवर्सिबल जो साइकिल होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी फ्रिक्शन का लॉस या किसी तरीके का लॉस यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे हमारा कार्नोट साइकिल जो हुआ वो एक तरीके से रिवर्सिबल साइकिल का एग्जाम्पल है। इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं कि द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रेसिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट होगा। बी देखिए ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ओपनिंग मस्ट एक्सट्रीमली स्लो। हाँ, दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो रिवर्सिबल साइकिल जो होता है ना वो बहुत ही क्या है ना स्लो प्रोसेस होता है, यानी कहने का मतलब है बहुत ही क्या है ना स्लो प्रोसेस होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट होगा। द वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। हम क्या बताएं, इसमें कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता। जब फ्रिक्शन नहीं होता तो लॉस यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर ए होगा, बी होगा, सी, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल का बारे में बात कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप याद रखिएगा इसमें कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ये हमारा होता है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है इंथैल्पी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम आपको बता दें कि इंथैल्पी अगर आपसे पूछे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो याद रखिएगा कि इंथैल्पी जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम आपको पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंथैल्पी जो होता है H इक्वल टू ए हमारा होता है U प्लस कितना हो जाएगा, PV के हमारा बराबर होता है। यानी इट इज द समेशन ऑफ U, मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी, ये हमारा क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी, ये हमारा प्रेशर, ये हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम। और याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हमारा कितना होता है, फंक्शन ऑफ किसका होता है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं कि ये हमारा क्या है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको आप समझिए ध्यान से, और फिर क्या है इसको आप क्या है क्वेश्चन को आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, स्टील बॉल ऑफ क्या है ना मास 1 kg। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा स्टील बॉल है और स्टील बॉल है, इसका मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 kg इसका मास यहाँ पे दिया हुआ है। एंड स्पेसिफिक हीट, देखिए स्पेसिफिक हीट का बात करें तो ये हमारा सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 स्पीड 0 पॉइंट कितना है 4 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा सी का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारा जो स्पेसिफिक हीट किसका है, हमारा बॉल का, याद रखिएगा ये स्पेसिफिक हीट किसका है, हमारा बॉल का है। उसके बाद बोल रहा है कि इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका टेम्परेचर जो है पहले कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बोल रहा है कि इट इज ड्रॉप्ड इनटू 1 kg वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक टब है, ठीक है, और इसमें क्या है ना वाटर है, और इस वाटर का इनिशियल में कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अब इसको बोल रहा है कि जैसे ही इस बॉल को क्या है इसमें हम क्या है ना ड्रॉप करते हैं, तो जब ड्रॉप करेंगे ना तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, उसके बारे में हम इस बारे में बात कर रहा, वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि देखिए ध्यान से, ये टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बॉल का टेम्परेचर कितना है हमारा, ये बॉल का टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही इसको हम टब में क्या है ड्रॉप करेंगे ना, तो ये हमारा वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो ज्यादा टेम्परेचर है, और जैसे ही हम वाटर में डालेंगे ना तो इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ लो होगा। कहने
का मतलब है कि 60 से कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कम होगा इसका टेम्परेचर। और ये जब वाटर जो है वो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो जब इस पे हम जैसे ही क्या है ना बॉल इसमें आएगा ना, तो इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा, यानी इसका टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और उसके बाद हम लगा देंगे हीट लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हीट गेन। ये हम क्या है ना फॉर्मूला क्या है ना यूज कर लेंगे कि जितना हमारा हीट लॉस होगा उतना हमारा हीट क्या होगा, गेन होगा। यानी जो लॉस हीट हो रहा है वो बॉल क्या है ना लॉस कर रहा है, और जो वाटर जो है वो हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हीट जो लॉस जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, mc डेल्टा टी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑफ कितना हो जाएगा, बॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या है ना बॉल, और इनटू डेल्टा टी। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, हायर टेम्परेचर माइनस क्या होता है, लोअर टेम्परेचर, हमेशा याद रखिएगा। टीएच माइनस कितना हो जाएगा, टीसी, यानी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो देखिए हायर टेम्परेचर इसका कितना है 60, और माइनस लोअर टेम्परेचर को हमने क्या है ना टी यहाँ पे क्या है मान लिए हैं। अब इक्वल टू ये हमारा हीट गेन मतलब वाटर के कारण करेगा, तो यानी कहने का मतलब है कि मास ऑफ कितना हो जाएगा वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कितना हो जाएगा वाटर, इनटू हमारा हायर टेम्परेचर। देखिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर ये मान लीजिए कि कितना है, टी डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो ये हमारा टी माइनस कितना हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर, मतलब कितना हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या है ना बैठाएंगे, और उसके बाद क्या है हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बात कर रहे हैं कि देखिए मास ऑफ बॉल आपके पास कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ बॉल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू सीपी, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, ये हमारा किसका है, बॉल का, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, ये इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर आपके पास कितना दिया हुआ है, ये हमारा 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर हमारा कितना है 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखिएगा 4.18 होता है, 4.18 किलो जूल पर केजी जो भी है वो होता है। अब इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, टी माइनस कितना हो जाएगा, टी माइनस कितना हो जाएगा 20 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा 1 से 1 यहाँ पे क्या है ना कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप सोल्व कीजिएगा ना तो जो टेम्परेचर का जो वैल्यू जो आएगा वो टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा क्या है ना आंसर होगा 23 पॉइंट क्या है ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को मेरा बताने के पीछे यही मकसद था, बहुत एग्जाम में मैं देखा हूं इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हुए, तो आप इसको ऐसे आप कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, ये तो आपको आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किससे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी से। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो यानी कहने का मतलब है कि ए का हमारा कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ए का हमारा कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। उसके बाद क्या देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से रिलेटेड है, तो ये हमारा बी का हमारा कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब है कि सी का हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए डी थर्ड लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से रिलेटेड है, हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डी का हमारा कितना हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि 2 4 3 1। तो देखिए कहां पे है 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये ऑप्शन कितना है 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका क्या हुआ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पता चल गया है कि इसका ऑप्शन 4 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या बोल रहा है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे बोल रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, थ्रॉटलिंग है, ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि थ्रॉटलिंग जो होता है या थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होता है ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही इरिवर्सिबल हम यहाँ पे लिखेंगे तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लॉसेस जो होता है हमारा टेक्स प्लेस, लॉसेस क्या हो जाएगा हमारा टेक्स लॉसेस यहाँ पे होता है। अब देखिए किसी भी तरीके से हमारा लॉस हो सकता है, फ्रिक्शन से या किसी भी तरीके से लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि इससे क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। तो देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। थ्रॉटलिंग जो होता है उसको आइसेंथैल्पिक
प्रोसेस भी हम क्या है बोलते हैं। देखिए आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा H1 जो होता है वो H2 के बराबर होता है, यानी जो इंथैल्पी जो हमारा फर्स्ट स्टेज में होगा वही इंथैल्पी हमारा सेकंड स्टेज में होगा। दूसरा इसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे कि इसमें याद रखिएगा प्रेशर जो होता है ना ऑलवेज हमारा क्या होता है डिक्रीज होता है, यानी कहने का मतलब है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो हमारा प्रेशर जो होता है ऑलवेज हमारा डिक्रीज होता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक होता है। और दूसरा चीज क्या होता है जैसे जो टैप हम देखे हैं जहाँ पे हमारा क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि टैप है, ये टैप में जैसे मान लीजिए हमारा नल है, ठीक है, यहाँ से पानी क्या है निकल रहा है, तो ये कुछ पोर्शन जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी बहुत कम ही पोर्शन से क्या है ना पानी हमारा आता है। तो इस तरीके का जो डिवाइस होता है वो हमारा थ्रॉटलिंग का हमारा एग्जाम्पल होता है। तो ये आपको 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। सिलेंडर देखिए एक इस तरीके से एक पिस्टन सिलेंडर क्या है ना एक हम अरेंजमेंट यहाँ पे आपको कंसीडर कर रहे हैं। तो सिलेंडर कंटेन्स 5 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस, कहने का मतलब है कि ये जो इसका जो वॉल्यूम जो है वो हमारा सबसे पहले क्या है ना V1, यानी स्टेज V1 हमारा कितना दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब, ये आपका बता रहा है। ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे P1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 बार के बराबर है। दिस गैस इज कंप्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस दैट मींस क्या हुआ PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको बता रहा है। और गैस को कंप्रेस्ड कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि पहले जो है ये हमारा पिस्टन यहाँ था, अब इसको कंप्रेस्ड करके यहाँ पे पिस्टन को हम क्या कर दें यहाँ पे हम लेकर चलाएं। तो जब यहाँ पे पिस्टन होगा तो इसका क्या हो रहा है, देख रहे वॉल्यूम तो हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टिल द प्रेशर इंक्रीजेस, तो प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है P2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5 बार दिया हुआ है। तो वॉल्यूम तो ये आपको डिक्रीज होगा, लेकिन ये वॉल्यूम यहाँ V2 यहाँ पे दिया नहीं, तो V2 आपको निकालना है। और यहाँ पे बोलता है कि वर्क डन, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्या है ना इसमें आपको पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, इसको निकालिए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स क्या हुआ एक कॉन्स्टेंट क्या है ना हमारा एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का एक क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम जानते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P2 V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T2। तो देखिए टेम्परेचर T1 और T2 हमारा कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से P1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा V2 बाई कितना हो जाएगा V1। तो P1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिए हुए 1 बार और P2 यहाँ पे फायदे की यूनिट दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब V2 का यहाँ पे वैल्यू निकालना है और V1 हमारा कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और V2 हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। देखिए ध्यान से ये 1 मीटर क्यूब हमारा कितना आ गया V2। तो हम आपको क्या बोले कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, यानी V2 का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है वर्क डन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या है ना बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन, देखिए हम यहाँ पे आपको क्या है ना इस क्वेश्चन का हम निकाल कर दिखाते हैं। देखिए जब हमारा क्या है ना प्रोसेस अगर मान लीजिए आइसोथर्मल हुआ, कहने का मतलब है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा वर्क डन जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा PdV के बराबर होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू कितना होता है हमारा PV इक्वल टू हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से P का वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो C/V लिख देंगे। तो यहाँ से वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा C/V इंटू कितना हो जाएगा DV। यहाँ पे C बाहर हो जाएगा, 1/V का कितना हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे V हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा C ln कितना हो जाएगा हमारा V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा V1। अगर C के जगह पे यहाँ पे क्या है ना P रख दीजिए, तब P1 V1 ln V2 बाई V1। ये हमारा किसका फार्मूला आया, ये वर्क डन किसका, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, जैसे P1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए 1 बार, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 1 बार, तो एक बार में 100 किलो पास्कल होता है, तो 1 इंटू 100 कर दिए इंटू अगर हम मान लीजिए कि V1 का जगह पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए V1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिए हुए 5 मीटर क्यूब, तो यहाँ से 5 हो गया ln। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा V2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 का वैल्यू है, तो देखिए V2 का वैल्यू 1 आया है और V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आया है। तो यहाँ से करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तब 500 ln कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई कितना हो जाएगा 5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको क्या है ना सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 804 पॉइंट क्या है ना 7 किलो जूल, यानी कहने का मतलब है
804 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 किलो जूल, यही आपका क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हुआ और यही हमारा क्या हुआ आंसर। यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन ए, यानी कहने का मतलब है कि 27 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 29 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, यानी इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो हम आपको क्या बताएं, एडियाबेटिक जो प्रोसेस जो होता है वो हमारा रिवर्सिबल होता है। थ्रॉटलिंग तो देखिए हमारा इरिवर्सिबल होता है, फ्री एक्सपेंशन भी इरिवर्सिबल, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा आइसोथर्मल, ये हमारा क्या हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, और क्या बोलते हैं एडियाबेटिक, ये हमारा क्या होता है थर्मोडायनेमिकली, ये हमारा रिवर्सिबल होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये 30 नंबर क्वेश्चन हम क्या है ना आपको बनाते हैं। बोलता है कि मोस्ट इफिशियंट मेथड कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट, यानी कहने का मतलब है देखिए इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें बोल रहा है कि सबसे मोस्ट इफिशिएंट मेथड क्या होगा, कंप्रेसिंग एयर इज कंप्रेस्ड इट, मतलब इसमें आपको बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि कंप्रेस करने के बाद मिनिमम वर्क देता है। याद रखिएगा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्रेस करने के बाद क्या मिलता है, हमारा मिनिमम वर्क यहाँ पे क्या है मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर मान लीजिए पीवी डायग्राम अगर हम बात करते हैं तो देखिए पीवी डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं हाँ, तो इस तरीके से हमारा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पीवी डायग्राम, कुछ क्या है इस तरीके से कंप्रेस करेंगे तो हमारा मिलेगा। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये हमारा क्या हुआ कांस्टेंट क्या है ना वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा आपको इधर क्या है ना हम बता रहे हैं ये वाले स्लाइड में, ये बहुत ही क्या है ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से आप क्या है ना थोड़ा सा इसको विस्तृत जानकारी लीजिए। सबसे पहले क्या है ना इस तरीके से एक कंप्रेस कर रहे हैं, हाँ डायग्राम कुछ क्या है ना आपको इधर उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं दूंगा वो एकदम बिल्कुल सटीक रहेगा। ये हमारा क्या हुआ पीवी हमारा हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हुआ कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे 3 लाइन आपको पता चल रहा है, 3 लाइन अब क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि जो एडियाबेटिक जो होता है ना, ये एडियाबेटिक कर्व जो होता है, एडियाबेटिक कर्व इज मोर वर्टिकल, मोर वर्टिकल देन आइसोथर्मल कर्व, ये याद रखिएगा आप। आइसोथर्मल कर्व कहने का मतलब है कि जो एडियाबेटिक कर्व होगा वो ज्यादा वर्टिकल होगा किससे, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो देखिए ये वाला प्रोसेस, ठीक है, और ये वाला प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्टिकल तो ये वाला है। तो ये वाला जो है ना वो हमारा कितना हो जाएगा पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आइसोथर्मल, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और जो बीच में जो बच जाता है ना ये हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, यानी पीवी के पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, पीवी के पावर कितना है गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगर गामा का वैल्यू अगर 0 आप अगर ले लीजिए तो गामा का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो पी हमारा कितना हो जाएगा सी, यानी कहने का मतलब है जब गामा का वैल्यू जी है तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, यानी कांस्टेंट प्रेशर दैट मींस ए वाला है। तो ए हमारा जो है ना कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ पे गामा का वैल्यू 0। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए गामा के जगह पे अगर 1 ले लेंगे तो ये भी देखिए सब क्वेश्चन ही है जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो एक तरीके से क्वेश्चन ही पूछता है। अगर गामा का वैल्यू 1 ले लेंगे तो दैट मींस क्या हुआ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल, देखिए आइसोथर्मल का एक और नाम है हाइपरबोलिक प्रोसेस, ये भी कभी कभी पूछ देता है हाइपरबोलिक प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गामा के जगह अगर मान लीजिए इन्फिनिटिव लेकर चलते हैं तो देखिए पी भी के पावर इन्फिनिटिव इक्वल टू यहाँ पे सी हो गया। तो एक बात बताइए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे सी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर भी के पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा सी बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप भी निकालिएगा ना तो सी बाई पी के पावर कितना हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटिव, और समथिंग बाई इन्फिनिटिव क्या होता है 0, तो सी बाई पी के पावर कितना हो जाएगा 0 यानी 1, यानी जो वॉल्यूम जो होगा 1 के मतलब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट के हमारा बराबर हो गया। यानी भी जब इन्फिनिटी होगा ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम जो होगा हमारा कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है,
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और जब मान लीजिए कि गामा जो है ना वो हमारा n के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का हमारा एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए इस तरीके से कंप्रेस कर रहा है, तो इसमें देखिए मिनिमम वर्क क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ये इस तरीके से देखिए ये हमारा क्या है ना कर्व है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो पीवी एरिया अंडर द जो हमारा पीवी डायग्राम जो होता है ना, वो हमारा वर्क डन हमारा क्या है शो करता है, ये वर्क डन शो करता है। अगर मान लीजिए कि ए वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है, ए वाला एरिया है, ए वाला एरिया है ये। अगर मान लीजिए इसको अगर हम कर्व इस तरीके से अगर हम क्या है ना ड्रॉ करते हैं, ये हम क्या है ना कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर मान लीजिए कर्व ड्रॉ करना है, तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये वाला हमारा वर्क क्या हुआ, ये किसके अंदर हो रहा है, ये हमारा कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर इतना हो गया, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वर्क जो कंप्रेस करने के बाद मिल रहा है वो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो हमको तो चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम के लिए कंप्रेस हम कितना करेंगे, आइसोथर्मल। यानी कहने का मतलब है आपको कि जो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 30 जो है, ये मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर या आइसोथर्मल, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप करते हैं आपको समझ में इसको आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का बात करते हैं हम 32 और 33 में। 32 में हम बात करते हैं कि 32 क्या बोल रहा है, वर्क आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम इज एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में किस प्रोसेस में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डी जो होता है वो हमारा क्या होता है, डी यू प्लस कितना होता है, डी डब्ल्यू के बराबर होता है। अब याद रखिएगा कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू जो होगा वो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, डी यू। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। तो किस प्रोसेस के लिए होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। तो ऑप्शन 32 का ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या बोलता है कि द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। हम आपको बताए थे कि जब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं 33 नंबर का, तो जब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हमारा जीरो होता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रेशर जब जीरो होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। और ये जो प्रेशर जब जीरो होता है तो यहाँ पे क्या कोई भी जो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नलिफाई हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ए इज द करेक्ट आंसर 33 का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या है ना हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 41 को हम देखेंगे। अब फैन कंज्यूम कितना है, अगर मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा क्या है ना फैन है, ये मान लीजिए इस तरीके से हमारा क्या है ना फैन है। ये बोल रहा है कि फैन कंज्यूम 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये पावर कितना यह 20 वाट क्या है ना कंज्यूम कर रहा है। एंड डिस्चार्ज एयर फ्रॉम क्या है वेंटिलेटेड रूम एट, ये देखिए मास फ्लो रेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है 0.25 kg पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में 0.25 kg क्या है ना एयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब डिस्चार्ज करता है। पूरा कि मैक्सिमम एयर आउटलेट वेलोसिटी, कहने का मतलब है वेलोसिटी आपको क्या है मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है। तो आपको यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो एनर्जी, कहने का मतलब ये कंज्यूम कर रहा है फैन, यानी कहने का मतलब 20 वाट, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो पावर जो इनपुट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट का पावर के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 20 वाट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ m नहीं, यहाँ पे क्या होगा m, यहाँ पे मास फ्लो रेट लेंगे और इंटू कितना हो जाएगा, v² हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मास फ्लो रेट इंटू कितना हो जाएगा v²। तो देखिए यहाँ 20 इंटू कितना हो जाएगा 2, मास फ्लो रेट आपको कितना दिया हो 0.25, तो नीचे में हमारा कितना 0.25, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा v²। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब 25 8 कितना हो जाएगा 200, तो ये हमारा 160, ये हमारा v²। जब भी आप क्या है ना निकालिएगा तो भी हमारा कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 160, ये कहीं ना कहीं हमारा 12.7 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है ना मैक्सिमम वेलोसिटी आपको यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं।
अगर क्वेश्चन नंबर हम 44 के बारे में हम बात करते हैं कि इन द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इक्वेशन पी वी के पावर एन, ठीक है, पी वी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट इफ एन इज इनफाइनाइटली लार्ज। क्या बोल रहा है कि जब एन का वैल्यू अगर इनफाइनाइट ले लेते हैं ना तो कौन सा प्रोसेस होगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए हैं कि अगर गामा का वैल्यू इनफाइनाइट, गामा मतलब अगर गामा की जगह अगर एन ले लेते हैं तो एन की जगह इनफाइनाइट होता है तो कौन सा प्रोसेस हुआ, कांस्टेंट क्या है ना, वॉल्यूम प्रोसेस। बस तुरंत यहाँ पे आप लिखिएगा, टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 45 नंबर क्या बोलता है कि द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब है कि आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये ऐसा बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो टेम्परेचर का तो मेजरमेंट करता है लेकिन विदाउट कॉन्टेक्ट, जैसे थर्मामीटर हुआ। तो थर्मामीटर से जो हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो थर्मामीटर को टच करा के उसके बाद ही उसमें क्या है ना जो रीडिंग आता है वो बताते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बिना टच किए हुए टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, मतलब पायरोमीटर। देखिए किस तरीके का पायरोमीटर होता है उसको दिखाते हैं। देखिए यही हमारा क्या हुआ, पायरोमीटर। तो देखिए इसमें क्या है ना रीडिंग क्या है ना ये हमारा बताता है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ हैंडल जैसा रहता है, जैसे आप कोरोना में देखे होंगे इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मल स्कैनिंग बहुत चलता है, वो विदाउट क्या है ना टच किए हुए, तो एक तरीके से ये जो वर्क करता है ना वो रेडिएशन पे वर्क करता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा हीटेड बॉडी है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है हीट बॉडी है, तो जब ये हीट बॉडी है तो ये क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, इमिट करेगा। और यही रेडिएशन को क्या कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। और ये जब रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है तो इसके अंदर जो भी जितना भी टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपको दिख लेता है। और याद रखिएगा कि ये जो यूज होता है ना वो बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, यानी कहने का मतलब अगर फर्नेस के अंदर में, अगर ब्लास्ट फर्नेस है के अंदर में अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है ना तो हम पायरोमीटर के ही हेल्प से यहाँ पे करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में बोलता है कि वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वर्क डन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 ln कितना होता है हमारा, V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, V1। और यहाँ पे याद रखिएगा कि P1 V1 ln क्या है, V1 बाई V2 है, और ln कितना है, P1 बाई P2 भी है। तो देखिए इसको हम कैसे है इस फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए पूछ रहा है। तो देखिए P1 V1 अपॉन कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2 अपॉन कितना होता है, T2 होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर में T1 T2 के हमारा इक्वल हो गया, तब P1 V1 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, P2 V2 के हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ से हम बात करेंगे तब P1 बाई कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू V2 बाई कितना हो जाएगा, V1। तो याद रखिएगा कि V2 बाई V1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 बाई कितना हो जाएगा, P2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा P1 V1 ln कितना हो जाएगा, V2 बाई V1 के जगह, यानी P1 बाई कितना हो जाएगा, P2 इज द करेक्ट आंसर। तो वर्क डन जो होगा हमारा P1 V1 ln P1 बाई P2, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 47 नंबर क्या है हमारा। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनर्जी। देखिए ये एनर्जी के बारे में हमारा बात करता है, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो कि एनर्जी जो होता है ना एक हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि पॉइंट फंक्शन और एक हमारा होता है पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए पॉइंट फंक्शन हम उसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिपेंड्स करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन क्या है ना इनिशियल, डिपेंड्स ऑन क्या है ना इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड क्या है ना फाइनल स्टेट पे ये हमारा डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। और पाथ फंक्शन का मतलब है कि हमारा क्या होता है, डिपेंड्स ऑन स्टेट, स्टेट पे तो डिपेंड करता ही है, एज वेल एज पाथ पे भी हमारा डिपेंड करता है। तो जैसे हमारा क्या हुआ, हीट हो गया और क्या बोलते हैं वर्क हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हीट और वर्क जो हो गया वो हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। अगर पॉइंट फंक्शन का बात करें तो सभी चीज, जैसे हमारा क्या हुआ, प्रेशर हो गया, अगर हमारा मान लीजिए बात वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, इंथैल्पी हो गया, ये सब हमारा क्या हुआ पॉइंट फंक्शन। एनर्जी हो गया, जैसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, तो ये हमारा एनर्जी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा,
पॉइंट फंक्शन। याद रखिएगा एनर्जी हमारा पॉइंट फंक्शन है, लेकिन एनर्जी जनरेशन हमारा क्या हो जाता है, पाथ फंक्शन होता है। तो एनर्जी हमारा यहाँ पे का दूसरा चीज क्या है कि कोई भी पॉइंट फंक्शन होगा ना तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल हमारा जो भी एनर्जी का होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि ए हमारा प्रोसेस है, ए 1 हो गया, ए हमारा 2 हो गया, ए 1 से 2 गया, 2 से फिर 1 आया, तो ये हमारा साइकिल में अगर इंटरनल एनर्जी का बात करेंगे ना तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ du हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कोई भी पॉइंट फंक्शन का जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल हमारा क्या होता है, 0। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड 47 का हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 49 और यह लास्ट क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बात करेंगे। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बोलता है कि कौन सा इक्वेशन इसमें इनकरेक्ट है। कहने का मतलब है कि साइक्लिक इंटीग्रल हमारा डी भी 0 होता है, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा हम आपको बताएं कि पॉइंट फंक्शन तो हमारा भी हमारा वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम का हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 सही है। यहाँ पे डीपी हमारा क्या है ना, ये भी हमारा सही है। dt यहाँ टेम्परेचर भी पॉइंट फंक्शन ये भी 0 है। लेकिन देखिए हम आपको क्या बताएं, हीट और वर्क हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल हमारा 0 नहीं होता है। तो ये 49 का डी इज द हमारा करेक्ट आंसर। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा dq जो होता है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको एक हम और बता दें कि जो हीट और वर्क जो होता है वो हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसको हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यह, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और बाकी जो आगे का कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और भी जो चैप्टर जो है उसका रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। आप बताइएगा आपको कैसा ये लेक्चर लग रहा है, मेरा एफर्ट क्या है ना जारी रहेगा, और आपको आप बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा और कैसे इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। बाकी आप ये आपको मैं बिलीव देता हूं कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस चैनल पे जरूर से जरूर क्या कराने का कोशिश करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूं और अच्छे से क्या है मॉडिफाई करने का कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।